Hello friends, welcome to Rashid Medical Education. So this is the part second of mitral valve regurgitation. Previous वीडियो में मैंने पार्ट 1 एक्सप्लेन किया था जिसमें मैंने बताया था कि mitral valve regurgitation क्या होता है, उसके कोजेस एंड पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन किया था. इस वीडियो में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि mitral valve regurgitation की वजह से क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं. So let's start the video. So sign and symptoms of mitral valve regurgitation, that is MVR. सो मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन या फिर मिट्रल रिगर्जिटेशन के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे. सो इसको डिस्कस करने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं मिट्रल रिगर्जिटेशन का. सो मिट्रल रिगर्जिटेशन क्या होता है कि जो मिट्रल वॉल्व होता है, सो ये हमारा मिट्रल वॉल्व है. सो ये मिट्रल वॉल्व किसके बीच में होता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है ये मिट्रल वॉल्व. मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन का मतलब है बैक फ्लो, रिगर्जिटेशन मतलब बैक फ्लो. सो नॉर्मली क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है. जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड होता है तो जो प्रेशर है लेफ्ट एट्रियम में वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो मिट्रल वॉल्व है ये ओपन हो जाता है. जब ये मिट्रल वॉल्व ओपन होता है तो जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है. जब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है ब्लड का तो ये मिट्रल वॉल्व क्लोज हो जाता है ताकि जो ब्लड है वो दोबारा वापस लेफ्ट एट्रियम में ना जा पाए, ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए. सो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड आगे आयोटिक वॉल्व के थ्रू आयोटा में जाता है. आयोटा में जब ब्लड चल जाता है तो आयोटिक वॉल्व क्लोज हो जाता है ताकि ब्लड बैक फ्लो ना हो सके एंड हमारी बॉडी को जा सके. अब मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि ये जो मिट्रल वॉल्व होता है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता. प्रॉपरली फंक्शन ना करने से मतलब है कि ये जो मिट्रल वॉल्व है ये टाइटली क्लोज नहीं हो पाता. जब ये टाइटली क्लोज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा कि जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, ब्लड तो आ जाएगा, लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड वापस लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा. मींस इस ब्लड का बैक फ्लो होगा लेफ्ट एट्रियम में क्योंकि मिट्रल वॉल्व टाइटली क्लोज नहीं हो पाया. सो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सारे कोजेस बताए थे कि ये मिट्रल वॉल्व टाइटली क्लोज क्यों नहीं हो पाता, ये लूज क्यों हो जाता है. सो मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन क्या होता है कि मिट्रल वॉल्व के टाइटली क्लोज ना हो पाने की वजह से ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड का कुछ अमाउंट वापस चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में. नाउ जब ब्लड आगे नहीं जा पाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये मिट्रल वॉल्व टाइटली क्लोज नहीं है और ब्लड का बैक फ्लो हो रहा है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में. तो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाता है. यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है वो भी इंक्रीज होने लग जाता है लेफ्ट एट्रियम में, जिसके कारण लेफ्ट एट्रियम का साइज बड़ा हो जाता है. ये जो लेफ्ट एट्रियम है ये एनलार्ज हो जाता है. एनलार्ज क्यों हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो मिट्रल वॉल्व टाइटली क्लोज ना हो पाने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो वापस लेफ्ट एट्रियम में बैक फ्लो हो रहा है. सो बैक फ्लो होने के कारण लेफ्ट एट्रियम में ऑलरेडी भी ब्लड है और कुछ ब्लड बैक फ्लो भी हो रहा है. तो क्रॉनिकली जब स्लोली ये डिसीज प्रोग्रेस होती है तो ये जो लेफ्ट एट्रियम है इसका साइज धीरे धीरे एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है. सो ओवर टाइम ये डिसीज प्रोग्रेस करेगी, एकदम से बिल्कुल सिम्टम्स स्टार्ट नहीं हो जाएंगे. कई पेशेंट्स को सिम्टम्स नहीं भी शो होते जब तक डिसीज बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हो जाती. सो एक तो लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज हो जाएगा. लेफ्ट एट्रियम के एनलार्ज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो कंडक्टिंग सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है. एट्रियल फिब्रिलेशन क्या होता है कि जो हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो एट्रिया की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाती है और इरेगुलर हो जाती है, जिसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन. नाउ लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया है, यहाँ पर प्रेशर भी इंक्रीज हो गया है. अगर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है तो पल्मोनरी वेन्स में भी वापस ब्लड जाएगा. तो पल्मोनरी वेन से जब वापस ब्लड जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ब्लड का प्रेशर इंक्रीज है तो पल्मोनरी वेन्स में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ब्लड का. तो ये जो पल्मोनरी वेन्स है ये कहाँ से आ रही है, लंग्स से. सो लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. सो जब लंग्स में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन. सो लंग्स की जो वेन्स है उसमें जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड का जो वॉल्यूम है हाई होता है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है, वहाँ पर एडिमा हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है. अगर पल्मोनरी जो लंग्स हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है तो क्या होता है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें भी ब्लड
का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड यहाँ पर भी हाइपरटेंशन हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये लंग्स से ही आ रही है और राइट वेंट्रिकल से जा रही है, सो राइट वेंट्रिकल में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं करेगा, एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा और ब्लड अगर वापस आएगा, बैक फ्लो होगा, तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ, लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज होने के साथ साथ जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो लंग्स तक जा रही हैं, तो लंग्स में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। सो देन पल्मोनरी आर्टरी भी वहाँ से आ रही है, राइट, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर जाती है लंग्स में, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है लंग्स में। सो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट वेंट्रिकल का प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। सो राइट वेंट्रिकल के, या फिर आप बोल सकते हैं कि राइट साइडेड हार्ट फेलियर के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं अगर मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन हो, क्योंकि राइट वेंट्रिकल भी अल्टीमेटली इसका भी जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो राइट साइडेड हार्ट फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया, मीन्स राइट वेंट्रिकल फेल हो गया, क्योंकि अगर राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा तो इसके भी फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है तो हमारी बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारी लेग्स हैं, एंकल्स हैं, फीट हैं, वहाँ पर एडीमा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा ये हमारी बॉडी से तो ब्लड लेकर आ रही हैं, तो यहाँ पर जो ब्लड का बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, लेग्स में स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, फीट में स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, एब्डोमेन में ए साइट हो जाता है, जो हमारी नेक वेन्स है ये डिस्टेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो ये कंडीशंस हो सकती हैं। प्लस क्या होता है कि अगर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड की एक्यूमुलेशन हो रही है, ब्लड बैक फ्लो हो रहा है, क्योंकि मिट्रल वॉल्व अच्छे से क्लोज नहीं हो रहा, सो जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट एट्रियम में बैक फ्लो होगा, जिससे लेफ्ट एट्रियम का साइज तो इंक्रीज होगा ही, प्लस अब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा है, तो जब रिलैक्सेशन के टाइम पर, जब लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, डायस्टोलिक होगी वहाँ पर, तो क्या होगा, ये ब्लड, ये जो सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एक्यूमुलेट हुआ है ये सारा भी लेफ्ट वेंट्रिकल में ही आएगा। तो स्लोली क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज है ये भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से आगे जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब तो लेफ्ट वेंट्रिकल से थोड़ा अमाउंट लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेकिन डायस्टोली के टाइम पर, रिलैक्सेशन के टाइम पर, ये जो लेफ्ट एट्रियम में ऑलरेडी ब्लड है वो सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है धीरे धीरे, लेकिन आयोटा तक आगे इनफ ब्लड नहीं जा पाता, क्योंकि जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा थोड़ा सा अमाउंट जो ब्लड का है, कुछ पार्ट जो ब्लड का है वो लेफ्ट एट्रियम में वापस चला जाएगा। इट डिपेंड्स कि कितना अमाउंट जाएगा, क्योंकि डिसीज की प्रोग्रेस पर डिपेंड करता है। अगर मिट्रल वॉल्व बहुत ज़्यादा वाइड हो गया है, ओपनिंग ज़्यादा है, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लीक होगा। अगर वेरी नैरो ओपनिंग है, बहुत कम ओपनिंग है, तो बहुत कम अमाउंट लेफ्ट एट्रियम में लीक होगा, वो समटाइम्स नोटिसेबल भी नहीं होता, सिम्टम्स भी अपीयर नहीं होते। सो इससे क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल के भी फेल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो ये सारी कंडीशंस होती है मिट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन होने के कारण। तो अब हम लाइन वाइज पढ़ेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट आता है हार्ट फेलियर सिम्टम्स। सो हार्ट फेलियर मैंने बता दिया आपको, लेफ्ट वेंट्रिकल भी फेल हो सकता है, उसके भी चांसेस इंक्रीज है, लेफ्ट एट्रिया में भी एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाएगी, देन राइट साइडेड हार्ट फेलियर के चांसेस भी इंक्रीज है। सो इससे क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? फर्स्ट वेरी कॉमन सिम्टम इज डिस्निया। डिस्निया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, आप आउट ऑफ ब्रेथ फील करेंगे। सो जब ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी वो क्यों होगी? एक तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो कम है। कार्डियक आउटपुट मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड जा रहा है, आयोटा में वो कम जा रहा है, डिक्रीज अमाउंट जा रहा है। सो अगर डिक्रीज ब्लड जाएगा, कम अमाउंट जाएगा आयोटा से हमारी बॉडी को, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बॉडी सेल्स और टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो टिश्यूज़ में परफ्यूजन नहीं हो पाएगी, जिससे हमारी बॉडी एग्जॉस्टेड फील करेगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। सेकेंड थिंग, यहाँ जो लेफ्ट एट्रिया है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड की एक्यूमुलेशन होने के कारण जो लंग्स है उसमें भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी है, वहाँ भी कंजेशन होगी है। वहाँ पर कंजेशन होने की वजह से हम जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता और लंग्स में जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हम ब्रीदिंग डिफिकल्टी फील करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया क्या होता है? जब हम सीधे लेटते हैं, मीन्स व्हेन वी लाई फ्लैट,
जब हम फ्लैट लाई करते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? अगर हम फ्लैट लाई करेंगे तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लंग्स में जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, जिससे पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंक्रीज़ हो जाएगी, जिससे हमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी। वेयर एज जब हम अपराइट बैठते हैं, मीन्स अपनी जो हमारी बैक है उसको स्ट्रेट रखते हैं, तो क्या होता है कि पल्मोनरी से जो लंग्स है उससे ब्लड फ्लो कहाँ पर आता है? लेफ्ट एट्रियम में। सो लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो थोड़ा रिलीफ फील होता है। वेयर एज जब हम फ्लैट लाई करते हैं तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंक्रीज होने की वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। नाउ PND भी बोलते हैं इसको। सो PND क्या होता है? जब आप नाइट टाइम लेटे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, तो उस टाइम ब्रीदिंग डिफिकल्टी ज़्यादा होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि सोते टाइम हम बिल्कुल फ्लैट लाई करते हैं, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंक्रीज होता है और ब्रीदिंग डिफिकल्टी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज फैटीग। फैटीग थकावट फील होगी। क्यों फील होगी? टायर्डनेस फील होगी। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी क्योंकि कार्डियक आउटपुट लो है। कार्डियक आउटपुट क्यों लो है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड तो सारा आयोटा में नहीं जाता, कहाँ पर जाता है? लेफ्ट एट्रियम में जाता है, क्योंकि मिट्रल वॉल्व क्या है? क्लोज नहीं हुआ टाइटली। सो फैटीग फील होगी, हमारे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एग्जॉशन फील होगा। हम कुछ भी करेंगे, लाइक अगर तो सीवियर हो गई है ये कंडीशन, तो हम कुछ भी काम करेंगे तो हमें एग्जॉशन और थकावट फील होगी, जैसे कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं रही। बाकी अगर फैटीग और एग्जॉशन ज़्यादातर तब फील होती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, उस टाइम पर ज़्यादा ब्रेथलेसनेस फील होती है। देन इज लाइट हेडेडनेस, आपको चक्कर भी आएंगे। नेक्स्ट इज हार्ट पाल्पिटेशन। नाउ हार्ट पाल्पिटेशंस क्या होता है? नाउ हार्ट पाल्पिटेशंस भी आपको सुनाई देंगी। पाल्पिटेशंस कब होती हैं? पाल्पिटेशन होती है जब एट्रियल फिब्रिलेशन होती है। अब यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम का साइज एंड लार्ज हो गया, जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई है। एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब हार्ट बीट जो है इरेगुलर हो गई है और फास्ट हो गई है, एबनॉर्मली फास्ट हो गई है, जिसके कारण आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है, प्लस आपको ऐसा लगता है कि आपकी हार्ट बीट की जो बीट है वो स्किप हो रही है और फास्ट है। So that is heart palpitations. Next is swollen feet और ankles. Swollen feet और ankles और feet में swelling कब होगी? जब right sided heart failure होगा। तो right sided heart failure से swelling भी होगी ankles और feet में। So ये indication है कि right sided heart failure हो रहा है। नेक्स्ट इज हार्ट मर्मर। हार्ट मर्मर सुनाई देगी। हार्ट मर्मर क्या होते हैं? हार्ट मर्मर एबनॉर्मल साउंड्स होती हैं जो कि आपको हार्ट में सुनाई देती हैं। ये कब सुनाई देती है? सो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो मिट्रल वॉल जब क्लोज होते हैं या फिर आयोटिक और पल्मोनरी वॉल जब क्लोज होते हैं तो लब और डब साउंड सुनाई देती है। सो ये नॉर्मल साउंड होती है। लेकिन मिट्रल वॉल के टाइटली क्लोज ना हो पाने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड लेफ्ट एट्रियम में वापस बैक फ्लो होता है, जिसके कारण मर्मर साउंड आती है। सो मर्मर साउंड क्या होती है? लब और डब साउंड के अलावा कुछ नॉइसी और वाइब्रेटिंग साउंड आती है। सो उसको बोलते हैं हार्ट मर्मर या फिर मर्मर साउंड। सो नॉइसी और वूशी साउंड, वाइब्रेटिंग साउंड लब डब साउंड के अलावा आती है और ये साउंड लाउड होती है, जो कि हम ऑस्कल्टेट करके स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन सकते हैं। नेक्स्ट इज चेस्ट पेन। सो अगर हार्ट फेलियर के चांसेस हैं या फिर हमारे जो लेफ्ट एट्रियम है या लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एनलार्ज हो रहे हैं तो चेस्ट पेन की कंडीशन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस। नाउ कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है? फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है? हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर हमने पढ़ लिया क्यों हो सकता है। नेक्स्ट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन भी होता है क्योंकि लेफ्ट एट्रियम का साइज एनलार्ज हो गया है। साइज एनलार्ज होने की वजह से वहाँ की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं। नेक्स्ट इज ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। नाउ अब जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ पर ब्लड का स्टेसिस होने लग गया, मीन्स वहाँ पर ब्लड ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग गया है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? वहाँ पर ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ ब्लड क्लॉट बनने का बहुत रिस्क है। रिस्क कैसे है? एक तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है, वहाँ की जो लेफ्ट एट्रियम है वहाँ की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो गई है, एट्रिया रैपिडली बीट कर रहे हैं, इरेगुलर बीट हो गई है वहाँ पर, तो ये ब्लड क्लॉट वहाँ से ब्रेक भी हो सकता है। अगर ब्लड क्लॉट वहाँ से ब्रेक होता है और ये ब्रेन के किसी ब्लड वेसल में चला जाता है तो स्ट्रोक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन भी एक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में अगर ब्लड बैक जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जा रहा है,
तो ब्लड देन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स में भी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिससे पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कारण पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू देन राइट वेंट्रिकल में भी प्रॉब्लम आती है, राइट वेंट्रिकल का भी प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी हो सकता है। सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स प्लस द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ mitral valve regurgitation. So next is diagnostic valuations of mitral regurgitation. So mitral regurgitation को कैसे diagnose करेंगे? So first आता है इसमें medical history. सो मेडिकल हिस्ट्री में हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री हम कैसे लेंगे? सो डॉक्टर पेशेंट से पूछ सकते हैं कि आपको कोई रूमेटिक हार्ट डिसीज़ तो नहीं हुई थी, कोई स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, या फिर कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, प्रीवियस हार्ट अटैक की हिस्ट्री तो नहीं है, क्योंकि ये सब भी क्या है, ये सब भी रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि मिट्रल रीगर्जिटेशन कोज करते हैं। सो ये हम पेशेंट से पूछेंगे। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में फर्स्ट डॉक्टर ऑस्कल्टेट करेगा हार्ट साउंड्स को। सो स्टेथोस्कोप के थ्रू हार्ट की साउंड्स को सुनेंगे, जिसमें एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनेंगे। एबनॉर्मल हार्ट साउंड कौन सी है? हार्ट मर्मर। सो हार्ट मर्मर कॉमन साउंड्स हैं जो कि मिट्रल रिगर्जिटेशन में सुनाई देती हैं। हार्ट मर्मर तब होता है जब ब्लड टर्बुलेंसी से फ्लो करता है। टर्बुलेंसी से ब्लड तब फ्लो करेगा जब या तो मिट्रल वॉल्व अच्छे से क्लोज नहीं होगा, या फिर ओपन होगा, या फिर लूज होगा, तो तभी हार्ट मर्मर सुनाई देती है। सो ये क्या होती है? एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स होती हैं, वाइब्रेटिक साउंड्स होती हैं, लब और डब के साथ ये वाइब्रेटिंग साउंड सुनाई देती है, दैट इज हार्ट मर्मर। देन आता है अगेन हार्ट मर्मर तब भी सुनाई दे सकती है जो फर्स्ट हार्ट साउंड है, जो कि लब है, दैट इज S1 साउंड। उस टाइम पर हमें एबनॉर्मल साउंड सुनाई देंगी। नेक्स्ट है साइंस ऑफ फ्लूइड इन लंग्स। नेक्स्ट डॉक्टर जो लंग्स में फ्लूइड के साइंस है वो भी स्टेथोस्कोप के थ्रू ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। प्लस साथ में अगर लंग्स में फ्लूइड है तो फिर जो हमारा पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो भी होगा, प्लस ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी होगी। नेक्स्ट इज राइट साइडेड हार्ट फेलियर साइंस। नाउ राइट साइडेड हार्ट फेलियर अगर हो जाता है तो उसके भी साइंस विजिबल होते हैं, जैसे कि हमारे लेग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी, एंकल और फीट में फ्लूइड दिखेगा एक्यूमुलेट हुआ, एसाइड्स हो सकता है, मीन्स एब्डोमिनल कैविटी जो है हमारी वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, या फिर जो हमारी नेक वेन्स हैं, जुगुलर वेन, ये भी डिस्टेंडेड हो सकती है। सो ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर के साइन है। देन आता है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन के साइंस भी देखेंगे। इसमें हमारी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर होगी और फास्ट होगी। इट मीन्स 100 to 150 बीट्स हमारी जो हार्ट बीट्स हैं वो जा सकती हैं। सो एट्रियल फिब्रिलेशन भी देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे स्पेसिफिक टेस्ट आते हैं वो फर्स्ट आता है हमारा एकोकार्डियोग्राम। सो एको का मतलब है साउंड। सो एकोकार्डियोग्राम में हम साउंड वेव्स का यूज़ करके हम अपने हार्ट की इमेजेस को ऑब्टेन करते हैं। सो साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं हार्ट की क्लियर इमेजेस को ऑब्टेन करने के लिए, हार्ट के चैम्बर्स को देखने के लिए, हार्ट के चैम्बर्स कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एकोकार्डियोग्राफ या फिर एकोकार्डियोग्राम परफॉर्म करते हैं। इसको कार्डियक अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। एकोकार्डियोग्राम की तरह ही एक टेस्ट है दैट इज ट्रांस ईसोफेजियल एकोकार्डियोग्राम। नाउ ट्रांस ईसोफेजियल का मतलब है इसमें हम जो एकोकार्डियोग्राम कैसे करते हैं, एक ट्रांसड्यूसर होता है उसको हम इंसर्ट करवाते हैं, उस ट्रांसड्यूसर को हम ईसोफेगस में इंसर्ट करते हैं। नाउ ईसोफेगस इज लाइक दिस। ईसोफेगस हार्ट के बिल्कुल पीछे लाई कर रहा है। सो यहाँ पर हम वो ट्रांसड्यूसर इंसर्ट करवा देते हैं एंड देन हम साउंड वेव्स को एमिट करते हैं, जिससे कि हमें हार्ट की क्लियर इमेजेस मिल जाती हैं। हार्ट की हर साइड की क्लियर इमेजेस हमें मिल जाती है ट्रांस ईसोफेजियल एकोकार्डियोग्राम में। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ईसीजी या फिर जिसको ईकेजी भी बोलते हैं। सो ईसीजी परफॉर्म करते हैं हम, क्यों करते हैं? हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखने के लिए, हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को देखने के लिए। सो ईसीजी से हमें हार्ट की जो रिदम है वो भी पता लग जाएगी, प्लस हार्ट में हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, हार्ट के जो वॉल्स हैं वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं वो भी हमें ईसीजी से पता लग जाएगा, एट्रियल फिब्रिलेशन का पता लग जाएगा। नेक्स्ट इज कार्डियक कैथेटराइजेशन। नाउ कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होता है? कार्डियक कैथेटराइजेशन में हम एक थिन ट्यूब जिसको कैथेटर कहते हैं, वो थिन ट्यूब हम अपने लेग रीजन दैट इज ग्रोइन रीजन वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, वहाँ की किसी वेन या फिर आर्टरी से इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर हम अपने आर्म से इंसर्ट कर सकते हैं, आर्म की किसी वेन या फिर आर्टरी से इंसर्ट कर सकते हैं। सो वो जो थिन ट्यूब है जिसको कैथेटर बोलते हैं, उस थिन ट्यूब को देन हार्ट तक पहुँचाया जाता है। हार्ट तक पहुँचाकर
बाकी हम उसको जो थिन ट्यूब है कैथेटर, उसको एक्सरे से भी देखते रहते हैं कि वो सही जगह पर जा रही है या नहीं। जब वो कैथेटर हार्ट तक पहुंच जाता है देन वो हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको भी डिटेक्ट करता है, उसमें कोई क्लॉट तो नहीं है, प्लस साथ में जो हार्ट के चैम्बर्स हैं उनमें कितना प्रेशर है वो भी पता लगाता है ये कार्डियक कैथेटर। प्लस साथ में ही कोई कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, वॉल्स में कोई कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है, वो भी कार्डियक कैथेटराइजेशन से पता लग जाती है। सो कार्डियक कैथेटराइजेशन एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर तो है ही, इसे डायग्नोज तो करते ही हैं, प्लस साथ में ये एक मैनेजमेंट मीन्स ट्रीटमेंट पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन ट्रीटमेंट पर्पस के लिए हमने देखा है कई वीडियोज़ में, कई लेक्चर्स हो गए हैं मेरे जिसमें मैंने बताया कि कैथेटर के थ्रू हम वॉल्स को ओपन करते हैं या फिर कैथेटर के थ्रू हम क्लॉट को रिमूव करते हैं। सो कैथेटराइजेशन एक ट्रीटमेंट का पर्पस भी है, ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट इज हॉल्टर मॉनिटर। नाउ हॉल्टर मॉनिटर क्या होता है, जैसे ईसीजी है, ईसीजी हम परफॉर्म करते हैं वो हम एक टाइम के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। उस टाइम मे बी पर्सन की हार्ट में इतनी एबनॉर्मेलिटी ना आ रही हो, उसकी इलेक्ट्रिकल इंपल्स में भी उस टाइम ठीक वर्क कर रही हो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है हम कुछ कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं पूरे दिन में, कोई एक्सरसाइज करते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की वो भी हमें पता लगाना चाहिए ताकि हम पता लगा सकें कि हार्ट पूरे दिन में कैसा फंक्शन कर रहा है। तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पता लगाना है तो एक हॉल्टर डिवाइस होता है जो कि हम पर्सन की बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं, जो कि 24 से लेकर 72 आवर्स तक हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। तो हॉल्टर मॉनिटर के थ्रू हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। नेक्स्ट इज स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, नेम से ही क्लियर है, स्ट्रेस। सो जब हम किसी को स्ट्रेस देंगे मतलब पर्सन को रन करवाएंगे, ट्रेडमिल पर रन करवाएंगे या फिर पर्सन को ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे उसकी हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो थोड़ी फास्ट हो सके, जो हमारे नर्वस सिस्टम का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो एक्टिवेट हो सके। तो उस टाइम पर जब पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है, स्ट्रेस में है, उस टाइम पर हमारा हार्ट कैसा फंक्शन कर रहा है वो देखने के लिए हम स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अगर हार्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो स्ट्रेस के दौरान हार्ट बहुत ही एबनॉर्मली फंक्शन करेगा और कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। सो वो देखने के लिए हम स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, अंडर डायरेक्ट सुपरविजन। नेक्स्ट इज कार्डियक सिटी और एमआरआई। सो कार्डियक सिटी भी परफॉर्म होता है, कार्डियक कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये दोनों टेस्ट हम कार्डियक सिटी और एमआरआई परफॉर्म कर सकते हैं हार्ट को डिटेल में देखने के लिए, हार्ट के डिटेल फंक्शन को देखने के लिए, प्लस वल्वोलोप्लास्टी मीन्स जो मिट्रल वॉल्व है वो रिपेयर हो सकता है नहीं, सो डिटेल में देखने के लिए हम सिटी स्कैन और एमआरआई परफॉर्म करते हैं। सो नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ मिट्रल रिगर्जिटेशन। सो मिट्रल रिगर्जिटेशन को कैसे ट्रीट करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होता, जिनकी कंडीशन माइल्ड होती है, तो माइल्ड रिगर्जिटेशन के लिए जस्ट हम केयरफुली मॉनिटर करते हैं। सो माइल्ड रिगर्जिटेशन वाले पेशेंट को रेगुलर अपना चेकअप करवाना पड़ता है और जस्ट केयरफुल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, उसके लिए मे बी ट्रीटमेंट की नीड नहीं पड़ती जब तक कि वो मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन ना हो जाए। वैसे कई माइल्ड, मॉडरेट या फिर सीवियर पर नहीं भी पहुंचते। सो अगर वो लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, अपना अच्छे से रेगुलेट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वेट मैनेज करते हैं, तो माइल्ड कंडीशन पर ही रिगर्जिटेशन रहता है। सो ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा कोजेस के ऊपर। सपोज अगर कोज क्या है कि रूमेटिक फीवर है या फिर एंडोकार्डाइटिस है तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे। इस तरह से कोज के ऊपर, इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा ट्रीटमेंट। सो ट्रीटमेंट का जो मेन गोल है वो क्या रहेगा, सिम्टम्स को इम्प्रूव करना, जो सिम्टम्स हैं अगर वो सीवियर हो रहे हैं तो उनको ठीक करना। अगर वॉल्व ज़्यादा डैमेज हो गए हैं, सपोज अगर सीवियर कंडीशन हो गई है या फिर वॉल्व्स में कोई कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है, तो कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम के लिए हम ये कंडीशन नहीं दे सकते, ये जो ट्रीटमेंट है ये नहीं दे सकते, तब हमें सर्जिकल ऑप्शन ही ऑप्ट करना पड़ता है। सो फर्स्ट जो मेडिकल मैनेजमेंट है, मेडिसिन जिसमें हम देते हैं वो सिर्फ हम सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं, माइल्ड कंडीशंस में देते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशंस में देते हैं। अगर सीवियर है तो हमें सर्जरी ऑप्ट करनी पड़ती है। सो फर्स्ट इसमें आता है
एंटीबायोटिक थेरेपी। सो अगर कोज रिमेटिक फीवर है या फिर एंडोकार्डाइटिस है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हमें एंटीबायोटिक थेरेपी देकर पेशेंट के जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करते हैं, जिससे मिट्रल रिगर्जिटेशन में रिलीफ मिलता है और ये कंडीशन इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट इज डायरेटिक्स। डायरेटिक्स हम देते हैं, एक तो जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो रही है, लेग्स में हो रही है, फीट में हो रही है, लंग्स में हो रही है, उसको रिमूव करने के लिए, प्लस अगर हम फ्लूइड रिमूव करेंगे तो हार्ट पर जो ओवरलोड पड़ रहा है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो डायरेटिक्स या फिर वाटर पिल्स हम देते हैं, ये डिपेंड करता है डॉक्टर की चॉइस पर कि वो पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंस करता है, जैसे कि वो फ्यूरिसिमाइड भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, स्पाइरोनोलैक्टोन या फिर क्लोरथेलिडोन। नेक्स्ट आता है एंटीकोगुलेंट। नाउ क्लोट्स बनने के भी चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन के कारण क्लोट माइग्रेट भी कर सकता है, ब्रेन में जा सकता है, इससे हम एंटीकोगुलेंट ज़रूर देंगे पेशेंट को। तो एंटीकोगुलेंट्स जिसको ब्लड थिनर्स भी कहते हैं, सो ये क्लोट नहीं बनने देंगे, जैसे कि वारफेरिन। नेक्स्ट आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं, ये हार्ट के फंक्शन को इंप्रूव करते हैं। हार्ट में जो इरेगुलर एक्टिविटी हो रही है, इरेगुलर जो हार्ट बीट हो रही है, एट्रियल फिब्रिलेशन को भी इंप्रूव करते हैं। सो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी रिड्यूस करेंगे और हार्ट पर जो वर्कलोड है वो रिड्यूस करेंगे। इसका एग्जांपल है डिजिटेलिस। नेक्स्ट आता है एंटी हाइपरटेंसिव्स एंड वेसोडाइलेटर्स। एंटी हाइपरटेंसिव भी हम देंगे क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से भी ये कंडीशन सीवियर हो सकती है। तो एंटी हाइपरटेंसिव और वेसोडाइलेटर्स जो वेसल को डायलेट करें, प्लस हार्ट पर जो वर्कलोड है उसको रिड्यूस करें, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है उसको रिड्यूस करें, उसके लिए हम देंगे बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में एग्जांपल आता है मेटोप्रोलोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जिसमें डिलिटियाजिम दे सकते हैं। एसी इनिबिटर्स दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, इसमें हम कैप्टोप्रिल देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटी एरिथमिक मेडिकेशन। एंटी एरिथमिक मीन्स जो एरिथमिया के अगेंस्ट वर्क करेंगे। सो क्योंकि एरिथमिया हो रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रहा है, सो एरिथमिया को कंट्रोल करने के लिए हम क्या देंगे, एमियोडारोन। सो एंटी एरिथमिक मेडिकेशन एरिथमिया को ठीक करेंगी, इरेगुलर जो हार्ट एक्टिविटी हो रही है उसको नॉर्मल लाने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ मिट्रल रिगर्जिटेशन। नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट कब परफॉर्म की जाती है, जब सिम्टम्स जो है सीवियर हो जाते हैं। सिम्टम्स इतने सीवियर हो सकते हैं कि पर्सन अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट नहीं कर पाता। सो सीवियर सिम्टम में जब पेशेंट मेडिकल ट्रीटमेंट लेकर मेडिकल मैनेजमेंट के साथ भी सिम्टम्स को इम्प्रूव नहीं कर पाता, तब सर्जिकल ऑप्शंस ऑप्ट किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट आता है मिट्रल वॉल्व रिपेयर। सो मिट्रल वॉल्व रिपेयर नेम से ही क्लियर है, इसमें मिट्रल वॉल्व को रिपेयर किया जाता है। कैसे रिपेयर किया जाता है, बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टिचेस ऑन द वॉल्व। या तो वॉल्व जो ये मिट्रल वॉल्व है इस पर स्टिचेस लगाए जाते हैं ताकि वो टाइटली क्लोज हो जाए, या फिर रिंग्स अराउंड द वॉल्व। सो जो रिंग होती है वॉल्व के अराउंड जिसको एनुलस बोलते हैं, या फिर तो उसको टाइट किया जाता है, या फिर जो कॉर्ड्स होते हैं टेंडे कॉर्डिनी, या फिर उसको रिप्लेस किया जाता है। सो इस तरह से ये जो वॉल्व है इसको रिपेयर किया जाता है। और कुछ अदर टेक्निक्स यूज करके सर्जन ट्राइज टू रिपेयर द वॉल्व। सो मिट्रल वॉल्व रिपेयर में ही एक और न्यू प्रोसीजर आता है, दैट इज परक्यूटेनियस ट्रांसकैथेटर मिट्रल वॉल्व रिपेयर। सो परक्यूटेनियस ट्रांसकैथेटर मिट्रल वॉल्व रिपेयर में क्या करते हैं कि एक कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है आर्म या फिर ग्रोइन रीजन से। इस कैथेटर को मिट्रल वॉल्व तक पहुंचाया जाता है। जब ये कैथेटर मिट्रल वॉल्व तक पहुंच जाता है तो ये जो मिट्रल वॉल्व ओपन है, अभी ये मिट्रल वॉल्व टाइटली क्लोज नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिगर्जिटेशन हो रही है। सो इस कैथेटर के एंड पर एक क्लिप अटैच की जाती है। सो इस क्लिप को इस मिट्रल वॉल्व में यहाँ पर इम्प्लांट कर दिया जाता है। सो ये क्लिप क्या करता है, ये क्लिप जो मिट्रल वॉल्व ओपन था उसको क्लोज कर देता है। सो टाइटली क्लोज कर देता है ये क्लिप। तो क्लोज करके साइड से जो जगह होती है उससे ब्लड जाता है, और जो एक्सेसिव वाइड था, एक्सेसिव ओपन था जो मिट्रल वॉल्व, वो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिगर्जिटेशन नहीं होती और बैकफ्लो नहीं होती। सो इस प्रोसीजर को बोलते हैं परक्यूटेनियस ट्रांसकैथेटर मिट्रल वॉल्व रिपेयर। इसमें क्या होता है, अ न्यू ऑप्शन फॉर पेशेंट्स विद मिट्रल रिगर्जिटेशन इज अ डिवाइस कॉल्ड मिट्रा क्लिप। इस क्लिप को बोलते हैं मिट्रा क्लिप। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग कैथेटर टू प्लेस वन और मोर टाइनी मेटल क्लिप्स। ये क्लिप जो है मेटल का बना होता है, 1 और 2 जितना वाइड है। अगर ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा ओपन है, जो मिट्रल वॉल ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा लूज है, तो एक से ज़्यादा मेटल क्लिप्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है।
ऑन लीकिंग पोर्शन ऑफ द वॉल्व, सिर्फ वहीं पर जहाँ पर जो पोर्शन क्लोज नहीं हो पा रहा मिट्रल वॉल्व का, जहाँ से लीकेज हो रही है, तो उस पोर्शन पर वो क्लिप को अटैच कर दिया जाता है, इफेक्टिवली रिपेयरिंग विदाउट ओपन हार्ट सर्जरी। अब इसका बेनिफिट क्या है कि एक तो इस प्रोसीजर से इम्प्रूवमेंट होती है, पेशेंट को सडनली रिलीफ मिलता है, प्लस साथ में ही क्योंकि ये कैथेटर के थ्रू क्लिप पहुंचाया जा रहा है यहाँ पर, तो जो पेशेंट है उसको ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू नहीं गुजरना पड़ता। सो ओपन हार्ट सर्जरी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कट नहीं लगता, जस्ट एक थिन कैथेटर ग्रोइन रीजन से या फिर आर्म रीजन से वहाँ तक पहुँचाया जाता है और उस कैथेटर के टिप पर एक क्लिप लगी होती है और उस क्लिप को जहाँ पर भी मिट्रल वॉल्व लूज होगा उस क्लिप को वहाँ पर अटैच कर दिया जाता है। सो दिस इज मिट्रल वॉल्व रिपेयर विद परक्यूटेनियस ट्रांस कैथेटर। नेक्स्ट आता है मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट। नाउ कई बार क्या होता है कि ये जो प्रोसीजर्स हैं ये भी वर्क नहीं करते, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, वॉल्व बिल्कुल डैमेज हो जाता है, बिल्कुल वीक हो जाता है कम्प्लीटली, तो उस टाइम पर हमको वॉल्व को रिप्लेस करना पड़ता है। नाउ रिप्लेस हम कर सकते हैं रिप्लेसिंग मिट्रल वॉल्व सर्जिकली विद मैकेनिकल, या तो मैकेनिकल जैसे कि टाइटेनियम का बना हुआ हम वॉल्व रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर टिश्यू वॉल्व, टिश्यू लेकर जैसे कि पिग का टिश्यू ले सकते हैं या फिर काऊ का टिश्यू ले सकते हैं, या फिर अगर कोई ऑर्गन डोनेशन है, ऑर्गन डोनेशन का वॉल्व हम यूज़ कर सकते हैं, उसका टिश्यू हम यूज़ कर सकते हैं। सो मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। हार्ट डोनेट हुआ है तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो हार्ट अगर डोनेट किया है किसी ने तो वहाँ का जो मिट्रल वॉल्व है वो हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट तभी की जाती है जब कोई और ऑप्शन काम नहीं आता, या फिर सिम्टम जब बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं हो जाते, तब तक मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता। मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट के बाद भी पर्सन को एंटीकोगुलेंट्स लेने पड़ते हैं, फुल लाइफ के लिए लेने पड़ते हैं, ताकि क्लोट फॉर्मेशन ना बने और स्ट्रोक ना हो, स्ट्रोक के चांसेस डिक्रीज हो जाए। प्लस मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट हुआ है या फिर मिट्रल वॉल्व रिपेयर हुआ है तो पर्सन को यूजुअली अगर कोई वो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है तो उसको पहले से ही एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रिकॉशनरी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि एंडोकार्डाइटिस के चांसेस डिक्रीज हो सकें। सो एंडोकार्डाइटिस क्योंकि हो सकता है इसलिए डेंटल ट्रीटमेंट से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए पहले से प्रिकॉशनरी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं अगर पर्सन का मिट्रल वॉल्व रिपेयर हुआ है या फिर मिट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट हुई है। So this is about mitral valve regurgitation. So if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.